हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और कल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था हमने, जिसमें हमने उसकी समरी देख ली थी और उससे रिलेटेड 39 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। और आज उससे आगे की क्वेश्चन जो हैं लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, उनका रिवीजन हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ईपीएफओ का फॉर्म निकला हुआ है, तो जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं और मतलब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के कैंडिडेट जो भी हैं, अच्छी वैकेंसी आई हुई है ईपीएफओ की और एपीएफसी की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो फॉर्म प्लीज़ ज़रूर भर लीजिएगा। और ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेजुएशन ही चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और एक सिंगल उसमें पेपर होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, कोई उसके अंदर मेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेंगे। लगभग 17 मार्च उसकी लास्ट डेट है। जिसने अभी तक फॉर्म ना भरा हो तो वो उस फॉर्म को फिल कर लेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑल द केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से के रिगार्डिंग जो केस हैं वे सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अथॉरिटी होती है? तो ये है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीले क्षेत्राधिकार बोलते हैं जिसको हिंदी में। ऑल द केसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग हेड्स। Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts of any judgment, decree or order passed by High Court in the territory of India, whether in civil, criminal or another proceeding that involves a substantial questions of law or interpretation of the Constitution। और ये कहा गया आर्टिकल 132 के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसी डिक्री या कोई ऐसा ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने पास किया है, और वो चाहे सिविल से रिलेटेड हो, क्रिमिनल से रिलेटेड हो, और लेकिन उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठ रहा है, उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न अंतर्निहित है उसके अंदर, तो ऐसे निर्णय के प्रति हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है लेकिन उसके विरुद्ध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेकेंड है द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स रिगार्डिंग सिविल मैटर्स वेदर और नॉट कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसी हाई कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, अगर वो सिविल मैटर से रिलेटेड है तो उसके विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 133 के अंदर। द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 134। और द स्पेशल लीव अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये है 136 के अंदर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल अथॉरिटी भी है, अपीलेट भी है और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ये सारे क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 से लेके 136 डील्स विद द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, और 143 जो है ये इसके अंदर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फिल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल में है क्यूरेटिव पिटीशन? तो ये है आर्टिकल 142 के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वाज इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। 2002 में केस आया था, इसमें ये क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट आया था। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर। तो कौन से आर्टिकल में है ये सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है? तो ये है आर्टिकल 137। अंडर आर्टिकल 137 Supreme Court has the power to review its judgment to the provision of any law made by Parliament or any rule made under Article 145 of the Indian Constitution। ठीक है, तो इसके पास ये पावर है कि ये उसको रिव्यू कर सकता है।
अगर पार्लियामेंट के द्वारा भी कोई लॉ बनाया गया है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर आर्टिकल 145। अगर आर्टिकल 145 के अंडर में कोई रूल बनाया गया है, ठीक है, या पार्लियामेंट के द्वारा कोई रूल बनाया गया है तो उसको रिव्यू करने की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। Which one of the following is the correct with regard the power to review any judgment pronounced or order made by the Supreme Court of India? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर। ये अपने दिए हुए ऑर्डर और जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है इंडिया में, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? तो इसका आंसर हो गया है ए। क्या हो गया आंसर ए, द पावर ऑफ जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। डिटेल में देखते हैं इसका आंसर, द जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जुडिशियरी की एक पावर है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, एंड टू डिक्लेयर एनी सच लॉ और ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वॉइड इफ़ इट्स फाइंड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी लॉ जो बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो ऐसे में जो है उसको क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, यही जुडिशियल रिव्यू है और ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है या लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वो कहीं किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन का तो कहीं कुछ हनन नहीं हो रहा है, उसके अंदर हनन नहीं बोल सकते, हाँ मतलब वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उसका। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द राइट ऑफ द कोर्ट टू क्या, डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड, इनवैलिड घोषित कर देता है किसी भी लॉ ऑर्डर को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड द सिटीजन्स liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based। तो कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर, आंसर होगा इसका बी, ओनली 2 राइट है, फर्स्ट राइट नहीं है, क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है ना ये डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। ठीक है, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना ये क्या प्रोवाइड करता है, सिटीजन्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है ताकि उनकी जो लिबर्टी है वो बनी रहे। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ कैन नॉट बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कंसेप्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन केशवानंद भारती केस 1973 बाय द सुप्रीम कोर्ट, हैंस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। क्योंकि ये तो केशवानंद भारती केस में आया था सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का जो टर्म है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑल लॉ इन इंडियाज टेरिटरी इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। Second, the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता है जो राइट को एब्रीज कर दे सिटीजन्स की। अब है नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रीविलेंट इन। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो कहाँ प्रीविलेंट है, कहाँ से लिया गया है ये, इंडिया एंड यूएसए। द जुडिशियल रिव्यू इज द डॉक्ट्रिन अंडर विच द लेजिस्लेटिव
and the executive actions are subject to review by the judiciary. Article 13 of the Constitution of India provides for judicial review. ठीक है, while the parliament is the supreme body in the United Kingdom and law made by it cannot be challenged in the court. यूके में नहीं चैलेंज कर सकते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बना दिए जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये इंडिया के अंदर है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर कि वो उसको चैलेंज कर सकती है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 122. अंडर आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, नेक्स्ट है ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मे बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ़ इट इज़. कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है वो उसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर क्या हो वो. आंसर देखते हैं इसका डायरेक्ट. आंसर है इसका बी. इफ़ इट रिमूव राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम पार्ट 3 एंड प्लेसेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये जो राइट ऑफ इक्वालिटी है इसको लॉ से क्या करता है, इसको पार्ट 3 से रिमूव करता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और जगह रखता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मे बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इट रिमूव्स द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ from part 3 and place it elsewhere in the constitution because article 13 clause 2 state that the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part. ठीक है, आर्टिकल 13 जो क्लाउज 2 है यही स्टेट को ये कहता है कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा कि अगर वो जो पार्ट 3 के अंदर ये जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है इसको उस पार्ट से अलग करता है या उसको कहीं और शो करता है. ठीक है, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लाउज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड. ठीक है, अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है स्टेट तो उसको क्या कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर देगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under article 142. It could mean which one of the following. तो इसका मतलब बताना है, इसका मतलब है क्या. तो आंसर होगा इसका बी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अनलेस एज टू डिस्कवरी ETC द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India, such matter as may be prescribed by or under any law by Parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may by order prescribe. ठीक है, समझ में आ गया. अब है नेक्स्ट, इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय. तो किसके द्वारा एंजॉय की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा. तो हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है. ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर. द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए में डेवलप हुई है. And it was propounded for the first time in the famous case of Marbury versus Madison. ये केस आया था 1803 में बाय जॉन मार्शल, द देन चीफ जस्टिस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तब इसको लाया गया था जुडिशियल रिव्यू को. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस है ये, तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द फॉलोइंग आर्टिकल्स, आर्टिकल 13, 32, 136, 137 और 226 एंड 227। इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस पे डिपेंड है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इस पे बेस्ड है। हु वाज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थी, कौन है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने वाली लास्ट अथॉरिटी, तो ये है सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court has the final authority to interpret the Constitution. The Supreme Court has been declared as the guardian or custodian of the Constitution. Next है who said judicial activism should not become judicial adventurism. किसने कहा था कि judicial activism को judicial adventurism नहीं बनाना चाहिए, तो ये किसने कहा था, ये कहा था, आंसर है इसका बी, जस्टिस A.S. आनंद। ये जस्टिस A.S. आनंद के कथन है और कहाँ पूछा गया, झारखंड PCS में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, जस्टिस A.S. आनंद सेड दैट जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ प्राइमरली अराइजन ड्यू टू द फेलियर of the executive and legislature to the act, while judicial adventurism is an extreme form of judicial activism. Who is the custodian of Indian Constitution? Supreme Court है। Who is known as the custodian of the Indian Constitution? So, the Supreme Court. Which of the following is the custodian of the Constitution of India? Supreme Court of India. कितनी बार रिपीट हो रहा है, IAS के प्री में भी पूछ लिया है क्वेश्चन। The Supreme Court is the custodian or guardian of the Constitution of India. The Constitution of India is the supreme law of India. It is a living document. It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedure, power, duties of the government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles, and duties of citizens. ठीक है, किसमें है सब चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। द गार्जियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन, तो कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है गार्जियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है, और बताना है कि क्या करेक्ट है इसके अंदर। असर्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, और रीजन क्या है इसका, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर होगा इसका आंसर डी, ए फॉल्स है और रीजन करेक्ट है। द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट आल्सो हैव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226। ठीक है, कैन इशू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, और आर्टिकल 32 में तो ये रिट जारी करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में है, और 226 जो आर्टिकल है इसमें रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है। हैंस द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन दिस केस। द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। UPPSC हैज़ कंसिडर्ड द ऑप्शन ए एज द करेक्ट वन, विच इज़ रॉन्ग। अच्छा, UPPCS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, लेकिन UPPCS ने किसको आंसर माना है, आंसर माना है ए को इसके अंदर, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ए जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में बता दिया है करेक्ट क्या है। हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 43 में 143 के अंदर क्या होता है, 143 में प्रेसिडेंट जो है भी सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्ट करते हैं। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स।
और कौन से आर्टिकल के अंदर है ये? आर्टिकल 143। और सब क्लाउज है 1, देखो कितना डीप पूछा है इसके अंदर। आर्टिकल 143 यहाँ पे भी दिया है और आर्टिकल 143 यहाँ पे भी दिया है, लेकिन क्लाउज चेंज हो गई हैं। एक में क्लाउज 1 है और एक क्लाउज 2 है, और पूछा गया है यूपी लोअर के अंदर ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब आर्टिकल पढ़ो तो थोड़ा उनके क्लाउज पे भी फोकस कर लिया करो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं। अंडर आर्टिकल 143 सब क्लाउज 1, President can obtain the opinion of Supreme Court on the question of law or fact which is of such nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court. He may refer the question to the court for consideration. So under Article 143 clause 1, President of India can refer to the Supreme Court regarding the process of appointment and transfer of judge in the Supreme Court and High Court of India. ठीक है, अगर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से रिलेटेड प्रोसेसिंग है तो प्रेसिडेंट उसको सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। पावर ऑफ एनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स रेस्ट विद द, तो किसके पास होती है? पार्लियामेंट की। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 138 क्लाउज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन द यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर। बाय हुम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनलार्ज, कौन कर सकता है? तो ये है पावर पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन होती है उसको एनलार्ज कर सकती है पार्लियामेंट। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 138 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन एनलार्ज द एडिशनल जुरिडिक्शन and the power of the Supreme Court by making a law. Next, which of the following statements regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court is correct? बताना है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आंसर होगा इसका 2 और 3। आंसर देखेंगे जो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जल्दी सिलेबस कराना है तो थोड़ा स्पीड से ही चलना पड़ेगा। The full bench of Supreme Court hears any reference made to it under its power of advisory jurisdiction. Third है the opinion given by Supreme Court on a reference under advisory jurisdiction is not binding on the government. ठीक है, जो advisory jurisdiction में reference दिया जाता है तो वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है। According to Article 143, the President can take the advice of the Supreme Court on the following topics. प्रेसिडेंट एडवाइस कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 143। और किन किन मैटर पे करते हैं? मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस। सेकंड, एनी फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और ऑन अदर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। इन द फर्स्ट केस द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, बट इन द सेकेंड केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव इट्स ओपिनियन। ठीक है, जो फर्स्ट मैटर है उसमें तो बाउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड मैटर है, एग्रीमेंट है, तो इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे जब प्रेसिडेंट डिस्कशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, कंसल्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी होती है। द फुल बेंच ऑफ 5 members ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शन। द एडवाइस गिवन बाय द कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, फुल बेंच देती है इसको, एडवाइजरी जुरिडिक्शन में फुल बेंच बैठती है और जो इसमें निर्णय लिया जाता है, जो कंसल्ट किया जाता है, जो मतलब एडवाइस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती है, वो इसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्ट है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड
और एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर हो गया इसका डी, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ में क्या करता है, कन्फ्लिक्ट करता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 curtail the judicial review of the High Court. It debarred the High Courts from considering the constitutional validity of central law. ठीक है, हाई कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू था उसको कर्टेल कर दिया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कर दिया गया था। ठीक है, However, the 43rd Amendment Act 1977 restored the original provision. The High Court has the power to invalidate any central law which goes against the echoes of the Constitution. हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को इनवैलिडेट कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाता है। Similar is the case with Supreme Court. If any constitutional amendment goes into against the basic structure of the Constitution, Supreme Court has the power to call it into question. Hence, both the statements are wrong. ठीक है, ये जो जुडिशियल रिव्यू था इससे तो डिबार्ड कर दिया गया था हाई कोर्ट को, लेकिन जो ये 43rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977 आया है इसके द्वारा इसको ये इसका ओरिजिनल प्रोविज़न जो है इसको रिस्टोर किया गया है और इसके अंदर हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो भी अगर जो सेंट्रल लॉ है कोई भी तो उसको इनवैलिडेट कर देगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है अगर। ठीक है, द एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इम्प्लाई दैट इट मे, जो एडवाइजरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की तो क्या हो सकती है इसमें से बताना है। एडवाइस टू द प्रेजिडेंट ऑन द इशू ऑफ लॉ और फैक्ट विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये सही है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी लॉ हो फैक्ट हो तो उस पर प्रेजिडेंट उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेजिडेंट को एडवाइस कर सकता है उस मैटर पे। ठीक है, नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेजिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। आंसर है इसका बी, ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस। आर्टिकल 143 सब क्लाउज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन आस्क फॉर एडवाइस ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर प्रेजिडेंट पूछते हैं तभी वो एडवाइस का काम करते हैं क्योंकि प्रेजिडेंट उनसे उसके मामले में मतलब एडवाइस लेते हैं, कंसल्ट करते हैं प्रेजिडेंट उनसे। हु हैज़ द राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये है प्रेजिडेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कौन सा करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन इट्स इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और इफ़ ही सीक्स सच एडवाइस, अगर प्रेजिडेंट ऐसी एडवाइस मांगते हैं, ओनली इफ़ द मैटर्स इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। तो कौन से मैटर पे एडवाइस कर सकते हैं, तो आंसर होगा इसका ओनली 2। क्या आंसर हो गया इसका, इफ़ ही सीक्स सच एडवाइस। अगर प्रेजिडेंट ऐसी एडवाइस मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है। बाकी दोनों क्या हैं, ये भी रोंग है और ये भी रोंग है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेजिडेंट मेक ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन on the constitution validity of the election commission's decision on deferring the Gujarat Assembly elections in year 2002। तो ये था रिलेटेड मैटर 143 से 2003 में आया था ये इसके प्री में क्वेश्चन। इन अगस्त 2002 then the President Abdul Kalam shout advice of the Supreme Court under Article 143 in connection with the controversy between the Election Commission एंड द गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शंस इन गुजरात। ठीक है, जो गुजरात की जो गवर्नमेंट थी और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन था उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी होगी थी उस पर जो अब्दुल कलाम जी थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया था। द इशू रिलेटेड टू द लिमिट ऑन द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 174 ऑन द जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द कमीशन and whether the commission could recommended promulgation of the president's rule in a states। तो ये इलेक्शन कमीशन की जो पावर थी उससे रिलेटेड इशू था। ठीक है, तो इसके लिए कंसल्ट किया था। आर्टिकल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल पूछा था ना, तो आर्टिकल था 143।
Which of the following articles of the Constitution of India have been declared by the Supreme Court as the inviolable basic structure of the Constitution? तो कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 1, 2 एंड 3, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227। A larger bench of 7 judges in Keshwanand Bharati case unequivocally declared that the power of judicial review over legislative action vested in the High Court. जो लेजिस्लेटिव एक्शंस पे जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है, अंडर आर्टिकल 226 में, ठीक है। एंड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल एंड इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, constituting part of its basic structure. Article 227 defines every high court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction. These 3 articles were declared the inviolable basic structure of the Constitution of India in केशवानंद भारती केस, ठीक है। ये तीनों ही आर्टिकल इनवॉयलेबल डिक्लेयर कर दिए गए थे केशवानंद भारती केस के अंदर। अब नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन? तो कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 32, क्योंकि रिट जारी करने का अधिकार है और ये रिट कब जारी होती है? जब किसी भी पर्सन का क्या हो रहा हो? हाँ, फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा हो। अब है नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज ओरिजिनेटेड? तो ये ओरिजिनेटेड हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फिर है, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया स्टार्टेड इन मिड 1970 से स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The status of women in Indian society was glorified by a judgment of a court in September 2003. The court is Supreme Court of India. ठीक है। On 23rd September 2003, Justice M.B. Saha of the Supreme Court of India glorified the status of women in Indian society by an important judgment. The court held that the preference given to women for being appointed as a principal of the government college for girls is not violative of Article 14, 15 and 16 of the Constitution. Under which law is it prescribed that all proceedings in the Supreme Court of India shall be in English language? कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। तो ये कौन सी लॉ में प्रेस्क्राइब किया गया है? इसका आंसर हो गया ए नहीं डी, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 348 क्लाउज 1 सब क्लाउज 1A इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर एक्ट्स बिल etc. It says that all proceedings in the Supreme Court and every high court shall be in English language. फिर नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ए केज्ड पैरट? तो ये बताया था कोल गेट स्कैम केस के अंदर। क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो सेंट्रल ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्या है? एक केज्ड पैरट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिनाउंस्ड द CBI एज ए केज्ड पैरट इन द केस ऑफ कोलगेट एलोकेशन स्कैम। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, करेक्ट सीक्वेंस देखना है इसमें, तो इसका आंसर है डी, HL दत्तू रहे हैं, फिर TS ठाकुर और जगदीश सिंह। ठीक है, आंसर डी हो गया है आंसर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर जस्टिस SR दास रहे थे 1956 से 59 तक। फिर उनके बाद बने थे BP सिन्हा 59 से 1964 तक, और फिर बने हैं PV गजेंद्र गढ़कर, ये 1964 से 1966 तक रहे हैं। और उसके बाद जस्टिस KG बालकृष्णन
2007 से 2010 तक रहे हैं। जस्टिस SH कपाड़िया 2010 से 2012 तक थे। जस्टिस HL दत्तू बने थे 2014 में और 15 तक रहे थे। जस्टिस TS ठाकुर ये 2015 में बने थे और 2017 तक रहे थे। और इनके बाद बने हैं जस्टिस जगदीश सिंह केहर, ये 2017 से और कुछ महीने ही रहे हैं। ये जनवरी में बने थे और अगस्त तक इनका कार्यकाल रहा था। जस्टिस दीपक मिश्रा ये 2017 से और 18 तक रहे थे। उनके बाद बने हैं जस्टिस रंजन गोगोई, ये 2018 से 19 तक रहे हैं। फिर जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ये 2019 से 2021 तक रहे हैं। और अब है जस्टिस NV रमन, ये 2021 से और अब तक रहे हैं। लेकिन अब कौन बन गए हैं? DY चंद्रचूड़, ठीक है, एट प्रेजेंट में। और एक बार और अपडेट कर लेना, ठीक है, कि एट प्रेजेंट में कौन है। मुझे तो ऐसे याद है कि अभी DY चंद्रचूड़ है। चलिए, तो आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक था और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।